हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम आपके सामने मैं खुद लेकर आया हूं विश्व अफेयर के अंतर्गत, जो कि इंडिया की ही बात है, भारत की बात है और भारत से ही रिलेटेड, बाहर के कौन कौन से राज्यों से रिलेटेड ये टॉपिक होगा, ये सेशन होगा, ये क्लास होगी, उसकी भी चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से। क्योंकि आजकल जो हर अखबार में, हर न्यूज में जो पीएफआई हो रही है, उसकी चर्चा को लेकर के मैं भी आया हूं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, पीएफआई की फुल फॉर्म है, पीएफआई का गठन कब हुआ, ठीक है, ये सभी चीजें पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो बता दूं मैं आपके सामने आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पीएफआई अगले 5 साल तक बैन हुआ। ठीक है, जाने पीएफआई क्या। अब पीएफआई जो एक अपने आप को सोशियो इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो खुले तौर पर करता है कि मैं इसलिए बनाऊं कि गरीब लोग, जो समाज के अंदर जो पिछड़े वर्ग, उसकी आर्थिक दृष्टि को, उसकी हेल्प करना, जो एक समय पर इसको लेकर के, एजेंडे को लेकर के बना था, आज वो केंद्र सरकार द्वारा क्यों बैन किया गया है, इसके पूरे तथ्यों को जानेंगे प्रॉपर तरीके से। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके जानना, पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा और कितने इसके संगठन हैं जिन पर प्रतिबंध कर दिया गया है सरकार, भारतीय सरकार द्वारा, और बाहर विदेशों से क्या कनेक्ट है, ये सभी चीजें जानेंगे आज की क्लास के अंतर्गत पीएफआई को लेकर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने भाइयों को रीटर्स की न्यूज पढ़ा देता हूं। रीटर्स जो यूरोप में जाना हुआ मैगजीन, इंडिया बैन्स इस्लामिक ग्रुप पीएफआई एक्सेस इट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म घोषित कर दिया। वहीं मैं बता दूं, द हिंदू की रिपोर्ट है, ओवर 1400 केसेस अगेंस्ट पीएफआई लीडर्स एक्टिविटी। ये सुबह की रिपोर्ट है, बिल्कुल 9/31 की, 29 सितंबर 2022 ये रिपोर्ट है आपको सामने। 1400 केसेस ऐसे आ गए हैं पीएफआई लीडर के खिलाफ। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे। पीएफआई जो एक समय पर अपने आप को एक खुले तौर पर एक सोशियो इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताता था, आज वो क्यों बैन किया गया, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पीएफआई है, पीएफआई के फुल फॉर्म में बता दूं, पीएफआई की फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 16 साल पहले बना था, 23 राज्यों में फैला हुआ है आज। साल 2006 में मनीता नीति पसराई, एमएनपी जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, वहीं पर नेशनल डेवलपमेंट फंड एनडीएफ नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट इंडिया का गठन किया था। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में सक्रिय हुआ था, लेकिन आज जो है यूपी, बिहार, मतलब कुल मिलाकर 23 राज्यों में फैल चुका है। कौन? पीएफआई के जितने भी संगठन है, ये कुल इन सबको लीड करता है कौन? पीएफआई। कौन कौन से वो संगठन है जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इनके इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो संगठन है, जो इनके पार्ट है पीएफआई के, जो अंडर आते हैं, उनको भी चर्चा करूंगा, उनका मेन एजेंडा क्या है और वो क्या करते हैं काम। ठीक है, तो टोटल 8 है। आरआईएफ है, सीएफआई है, एआईआईसी है, एनएचआरओ नेशनल वीमेंस फ्रंट है, जूनियर फ्रंट है, एम्पावर इंडियन फाउंडेशन है और रिहेब फाउंडेशन। ये 8 हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बाहर विदेशों की मैं बात करूं, जहां जो इसको पीएफआई के 3 संगठन है बाहर विदेशों में, खाड़ी के देश जो हैं, जिनको गल्फ कंट्री कहा जाता है, आईएसएफ नाम से है इंडियन सोशल फॉर्म, और आईएफएफ जिसका इंडियन फेटर्निटी फॉर्म। ये दैनिक भास्कर की खुद की रिपोर्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, वहीं पर आरआईएफ जिसको रेहाब इंडियन फाउंडेशन कहा जा रहा है। इन संगठनों का काम मेन क्या है कि विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों में पीएफआई की सीधी भागीदारी को छिपाना। कुल मिलाकर बाहर विदेशों में, ठीक है, कोई भी गतिविधि होती है उस चीज को छिपाते हैं ये, इनका मेन मकसद ये होता है। और आईएफएफ और आईएसएफ मिडिल ईस्ट देशों में भारत विरोधी कैंपेन के लिए पैसे जुटाते हैं, फंड जुटाते हैं। अब ये पैसा आता कैसे, इसको भी मैं चर्चा कर दूं। ठीक है, पीएफआई इन देशों में एक्टिव है, जैसे सऊदी अरब है, ओमान है, कुवैत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, बाइडन, बहरीन, मॉरिशस, तुर्की। तुर्की तो एक मुसलमानिक देश है खुद अपने आप में। ठीक है, आप सभी को पता होगी तुर्की। ठीक है, इसको यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज कहा जाता है, किसको? तुर्की को। ठीक है, अब मैं बता दूं एक छोटी सी है कि हाथरस गैंगरेप केस के बाद मॉरिशस से यूपी में पीएफआई के रूप में भेजे गए थे, पीएफआई को। ठीक है, जो आपको पता हुआ हाथरस की गैंगरेप हुआ था लॉकडाउन, आफ्टर लॉकडाउन के समथिंग की बात है वो। ठीक है, अब मैं बता दूं ये रुपया कैसे आता है। नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते फंडिंग होता है, यूएई भेजता है, ओमान भेजता है, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी देश भेजते हैं पीएफआई को फंड। ठीक है, कुल मिलाकर ये है। थोड़ा सा मैं बता दूं पीएफआई के सीक्रेट एजेंडे क्या है, जो अपने आप को सोशियो इकोनॉमिक बताते हैं, वो उसका मेन मकसद क्या है। ये क्या करते हैं कि क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश के संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया,
बाहर से मिल रही फंडिंग, वैचारिक समर्थन के चलते यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पीएफआई खुले तौर पर सोशियो इकोनॉमिक, मैंने जैसे बताया, अपने आप को बताते हैं, पर यह समाज की खास वर्ग कट्टरपंथी बनाने के अपने सीक्रेट एजेंडा पर काम कर रहा है। ठीक है, ये देश के लोकतांत्रिक दरकिनार कर रहा है और संवैधानिक जो कि खिलाफ होता है। कुल मिलाकर ये पीएफआई की मजबूती की वजह है कि पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद है समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों, कमजोर वर्ग के बीच पैठ बनाना। अपनी इस पैठ बनाने के लिए इनका एक ये भी कहना है, जो पढ़े लिखे मुसलमान है ना, पढ़े लिखे मुसलमान है वो तो अपने अंडर नहीं आएंगे, पर लेकिन जो अनपढ़ है, बिल्कुल पिछड़े वर्ग है, वो अंडर आ सकते हैं। ठीक है, इनका मेन मकसद ये है। पीएफआई का एक तत्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रवाह, फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना है। कुल मिलाकर फंड को जुटाना है इनका और मजबूत करना है। इन संगठनों की बड़े पैमाने पर पहुंच और फंड जुटाने की क्षमता का इस्तेमाल पीएफआई ने अपनी गैर कानूनी गतिविधि बढ़ाने में किया है। यही सहयोगी संगठन फ्रंट्स पीएफआई की जड़ों को मजबूत करते रहे अभी तक की। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। अब मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं, जो संगठन मैंने बताए थे 8 में से कुछ संगठन जो कि क्या काम करते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्ट, जिसको एसडीपीआई कहा जाता है, ये पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है। ठीक है, इस पार्टी के बैनर तले ये चुनाव लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी एसडीपीआई के ने नगरीय निकायों में कई शहरों में पार्षद पदों पर विजय हासिल कर चुकी है। एमपी के अंतर्गत बता रहा हूं। वहीं बता दूं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई की क्या है, ये स्टूडेंट विंग है। ये जो पॉलिटेक्निक विंग है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, स्टूडेंट विंग है, जो छात्र होते हैं नए नए पढ़े लिखे छात्रों के बीच पीएफआई की विचारधारा के प्रसार के लिए संगठन काम करता है। केरल और तमिलनाडु में इसका अच्छा प्रभाव है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा, ये पीएफआई की महिला विंग की है। ये जो पीएफआई के अंडर महिलाओं के लिए इनका काम है, महिलाओं के बीच धार्मिक कट्टरता प्रसार करना। 3 तलाक, हिजाब जैसे मुद्दे जो उठे थे, ये इनकी तरफ से ये हमले हुए थे। मतलब कुल मिलाकर जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था पीएफआई की, जो ये राष्ट्रीय महिला मोर्चा है, इसके द्वारा वो खिलाफ गई थी सरकार के। ठीक है, जब ये केस उठे थे। अखिल भारतीय इमाम परिषद की बता दो, पीएफआई के बैनर तले इमामों का संगठन है। सही मायने में मस्जिदों में तकरीरों व अन्य कार्यक्रमों को कट्टरता परोसना का काम यही करते हैं। ठीक है, ये दैनिक भास्कर बोल रहा है, आपके सामने मैं बता रहा हूं प्रॉपर तरीके से, मैं खुद से नहीं लेकर आया हूं। ठीक है, जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्यों बैन किया जा रहा है इसको? अखिल भारतीय कानूनी परिषद ये पीएफआई से जुड़े वकीलों का संगठन है और वकालत के पेशों से जुड़े हुए ऐसे लोग पीएफआई की विचारधारा से प्रेरित होते हैं। वे इसके सदस्य पीएफआई के अलग अलग सदस्यों को जो जेल में हैं या पुलिस की प्रताड़ना से परेशान है, उनके लिए लीगल हेल्प का काम करने का संगठन करते हैं प्रॉपर तरीके से। कुल मिलाकर देख लो इनकी पहुंच कहां, कैसे कैसे सोच करके कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए, ये सभी चीजें इनके अंडर है। ठीक है, अब मैं बता दूं, इस्लामिक सत्ता का 4 लेवल प्लान है। इनकी 4 प्लान है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझने लायक आपके लिए भी। ठीक है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, नोट में भी कहां किस डॉक्यूमेंट में पाया गया है पीएफआई के में, वो भी चीज मैं बता दूंगा। पीएफआई के झंडे तले इस मुसलमानों को जोड़ना, उन्हें तलवार रोड से हमले की ट्रेनिंग देना और आत्मरक्षा का गुरु सिखाना, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर विरोधी में दहशत पैदा करना, अपनी ट्रेड केडर की मदद से हिंसा फैलाना, एसटी एससी ओबीसी के जो भी हैं पिछड़े वर्ग जो उनको मतलब उनकी कुल मिलाकर वोट को प्राप्त करना, उनको बेकार करके चुनाव जीतना और अपनी सत्ता हासिल करना। 50% मुस्लिम और 10% एससी एसटी ओबीसी भरोसा जीतना, ये है इनका मकसद। 50% मुस्लिम और बाकी लोगों के साथ राजनीतिक ताकत हासिल करना। ये ताकत राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करने के लिए पर्याप्त होगी। सत्ता मिलते ही सरकार विभागों को कमान अपने कैडर के लोग सौंपना, इनका फुल एजेंडा है। एक नोट लिखा है कि पुलिस के दावे के मुताबिक जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट पीएफआई के बरामद हुए हैं, उनमें ये सभी तथ्य लिखे पड़े हैं, ये सभी नोट्स लिखे पड़े हैं। ठीक है, इनका अपना एक झंडा है, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, पीएफआई के प्लान के पॉइंट है ये एससी एसटी को, उनको सेकुलर मतलब सेकुलर जो पार्टियां हैं जो सहारा देती हैं उनके खिलाफ जाना है। ठीक है, जो नकारात्मक पैदा करते हैं या फिर एक ही धर्म को लेकर चलते हैं उनके खिलाफ है, इनके एजेंडा जो होते हैं। लेकिन पीएफआई दूसरे इस्लामी संगठनों को साइड लाइन कर खुद को मुसलमानों के संगठन के तौर पर पेश करना चाहता है अब, और एजुकेटिव और जुडिशरी से ज्यादा दखल बनाना, इसके अलावा पुलिस और आर्मी में अपने लोगों को भर्ती कराना। देख लो इसकी सोच, लोगों के मन में ये विचार डालना कि आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो प्रोटेस्ट, ईडी रेड्स इन पीएफआई ऑफिस एंड नेशनल लीडर हाउसेस आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। ठीक है, ये सभी चीजें आप देख सकते हो। अब एक थोड़ा सा मैं केस बता देता हूं सन 2010 का।
ठीक है, आपको दिख रहे होंगे ये प्रोफेसर है, केरल के अंतर्गत प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत अच्छी फैमिली है इनकी। तो इन्होंने पीएफआई के किसी लीडर के खिलाफ क्या कर दिया था, इन्होंने एक लीडर के खिलाफ कुछ टिप्पणियां दे दी थी। तो इनको क्या, इनको इनके साथ इनके हाथ को काट दिया गया, ठीक है, इनकी फैमिली प्रॉब्लम मतलब प्रेशर डाला गया। कुल मिलाकर मैं बताऊं कि कुछ दिनों बाद इनकी जो वाइफ थी उन्हें खुद से सुसाइड कर लिया उन्होंने, ठीक है। ये सभी चीजें, और मैं केसेस बता देता हूं कि कौन कौन से मेन केस है और पीएफआई के क्रिमिनल और टेरर एक्टिविटी कौन कौन से क्या केसों की जांच के सामने आए कि पीएफआई और इसके काडर बार बार हिंसक और विनाशकारी गतिविधियों को दोहराते रहे हैं। पीएफआई द्वारा किए गए अपराधों में प्रोफेसर का हाथ काटना, जैसे मैं बताया, दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों की हत्याएं करना, बड़ी हस्तियों और जगहों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक जुटाना, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना। और मैं बता दूं, बड़े बड़े नेताओं के उनके ऑफिस की जानकारी, वहां के क्या क्या एक्टिविटी होती है उनके अंदर, वो चीज जांच निकालना पीएफआई का मेन मकसद। ये किस में आए बात बताऊं, ये जो भारत के राजपत्र है ना, इसको प्रॉपर तरीके से गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया, इसके लिए पूरा बायोडाटा लिखा गया है और कौन कौन से देशों से कनेक्टेड सभी चीजें इसमें लिखी गई हैं, तभी इन्हें मैगजीनों में, इन्हें अखबारों में आए। संजीव 2012 में केरल में, वी रामलिंगम 2018-19 में, नंदू 2000, ये सभी केस आपके सामने हैं जो पीएफआई इन सभी मर्डर में शामिल रहा है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी भारत के जो राजपत्र है, ये सभी चीजें इसी प्रकार से लगी हुई हैं, कौन कौन से वार किसको ये सहारा दे करके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, किसको संगठन बना करके क्यों किसके खिलाफ जाना चाहते हैं, ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये पूरा बायोडाटा इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको जिसको सिमी के नेता रहे हैं, कुल मिलाकर जो इसमें पीएफआई के जो सदस्य हैं या फिर कुछ लीडर हैं, वो किसके, सिमी के नेता रहे हैं ऑलरेडी। और बता दूं कि जो पीएफआई है, इसका संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से रहा है। ये दोनों संगठन प्रतिबंध संगठन है, ठीक है। और बता दूं, पीएफआई में वैश्विक आतंकवादी समूह जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एवं इरिया जो है, सीरिया के साथ अंतरराष्ट्रीय संपर्क रहे हैं, किसके, पीएफआई के। इसलिए इस चीज को बैन कर दिया गया गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्री आपको पता होगा अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास, आज का जो सेशन था, प्रॉपर तरीके से जितने भी मैंने मुझे जितने भी सोर्स मिले हैं आपके सामने रखे हैं, आपके सामने डिस्कस करे हैं, और कैसे भी किसी प्रकार से जो भी, मैं तो ये कहूंगा, और मैं किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के व्यक्तित्व को, किसी को ठेस पहुंच रही होगी उसके लिए माफी चाहता हूं, पर लेकिन ये चीज डिस्कस करनी जरूरी है, ठीक है। क्यों इसको बैन किया गया, क्या मकसद से मतलब गठन हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी 2006 में, और क्या बन करके आया है और क्यों बैन किया गया है, ये सभी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। आशा करता हूं आज की क्लास, आज का सेशन अच्छा लगा होगा और प्रॉपर तरीके से इसी प्रकार से हम करते रहेंगे क्लास को, ठीक है। तो बदलूंगा, नमस्ते, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भूलना मत।